इस आज़ादी के दरवाजे पर जब हम खड़े हैं कि किसी एक फिरके का मुल्क नहीं है, एक मजहब वालों का नहीं है, बल्कि बहुत किस्म के लोगों का है, बहुत धर्म और मजहबों का है। हमें तो अब एक कोशिश करनी है कि अपना देश ऐसा बनाएं और दुनिया ऐसा बनाएं जिसमें लड़ाई झगड़ा ना हो, कम से कम हो, लोग मिल के रहें, काम करें, अपना भी फायदा हो, देश का भी हो। आज 14 नवंबर है, भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन, और आज हम उनके बारे में एक बहुत ही दिलचस्प सवाल का जवाब देंगे। ये सवाल है, क्या पंडित नेहरू मुस्लिम थे? इस सवाल पर आए दिन विवाद होते रहते हैं और कई अफवाहें भी फैलाई गई हैं। भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी कई अफवाहें आजकल व्हाट्सएप या सोशल मीडिया साइट्स पर देखने को मिल जाती हैं। उनमें से एक है कि जवाहरलाल नेहरू के पूर्वज मुगल थे, और दूसरा आरोप सवाल के रूप में है कि नेहरू सरनेम झूठा है और यह अन्य किसी राज्य या इलाके में नहीं पाया जाता। दूसरे दावे में यह भी सवाल किया जाता है कि अगर नेहरू कश्मीरी पंडित थे तो उनका गोत्र या कौटुंबिक नाम क्या है। तो आज हम जानेंगे इन सभी सवालों के पीछे की सच्चाई, वो भी रियल फैक्ट्स के साथ। इन सभी सवालों के जवाब की तलाश की जाए तो आसानी से ये पता चल जाएगा कि पूर्व प्रधानमंत्री पर लगाए गए ये सभी आरोप बेबुनियाद हैं। इन आरोपों का तार्किक खंडन नेहरू से जुड़ी या खुद उनके द्वारा लिखी गई किताबों में आसानी से मिल जाएगा, लेकिन आजकल के लोगों के पास इतना समय ही कहाँ है कि किसी बात की सच्चाई को जानते फिरें। उन्होंने तो जो व्हाट्सएप फॉरवर्ड में पढ़ लिया वही उनकी सच्चाई है। इस बात के लिए कौन किताबें छानता फिरे? क्यों, सही कहा ना? चलिए कोई नहीं, ये काम हम कर देते हैं। इन आरोपों के पीछे का सच जानने के लिए हमने नेहरू जी के बारे में जब पढ़ना शुरू किया तो उनकी आत्मकथा माई स्टोरी में इसका जवाब मिल गया। तो हमारे इन आरोपों को खंडन करने का बेस यही किताब है। क्या नेहरू के पूर्वज मुगल थे? इस सवाल का जवाब नेहरू ने अपनी आत्मकथा के पहले पेज पर ही दिया है। उन्होंने अपनी आत्मकथा, जो कि जून 1934 से फरवरी 1935 के दरमियान जेल में लिखी गई थी, में बताया है कि वो कश्मीरी हैं और उनके पूर्वज 18वीं सदी की शुरुआत में धन और यश कमाने के लिए कश्मीर की तराइयों से नीचे के उपजाऊ मैदान में आए थे। 18वीं सदी की शुरुआत में मुगल साम्राज्य के अंत की भी शुरुआत लगभग होने लगी थी। उन दिनों फर्रुखसियर मुगल बादशाह था। नेहरू के जो पुरखे सबसे पहले नीचे आए थे उनका नाम था राजकोल, जिनका नाम कश्मीर के संस्कृत और फारसी के विद्वानों में शामिल होता था। आत्मकथा के मुताबिक फर्रुखसियर जब कश्मीर गया तब उसकी मुलाकात राजकोल से हुई, और शायद मुगल बादशाह के कहने पर ही राजकोल का परिवार कश्मीर से दिल्ली आया। दिल्ली आने के बाद राजकोल को कुछ जागीर और एक मकान दिया गया। नेहरू के मुताबिक मकान नहर के किनारे था, इसी के कारण उनके कौटुंबिक नाम कोल के साथ नेहरू जुड़ गया, जिसके बाद वो कोल नेहरू हो गए। जवाहरलाल नेहरू ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि आगे चलकर कोल तो गायब हो गया और महज नेहरू रह गया। तो एक सवाल का जवाब तो यहाँ मिल जाता है कि ये नेहरू सरनेम कहाँ से आया था। अब बढ़ते हैं आगे। जवाहरलाल नेहरू के मुताबिक इसी दरमियान उनके कुटुंब के वैभव का अंत हो गया और जागीर भी तहस नहस हो गई। इसी किस्से को लिखते हुए नेहरू बताते हैं कि उनके परदादा का नाम लक्ष्मी नारायण नेहरू था, जो कि दिल्ली के बादशाह के दरबार में कंपनी सरकार के पहले वकील बने। जवाहरलाल नेहरू के मुताबिक उनके दादा गंगाधर नेहरू की 34 साल की उम्र में मृत्यु हो गई थी, और वो 1857 की क्रांति के कुछ समय पहले तक दिल्ली के कोतवाल भी रहे थे। 1857 के समर के बाद उनके परिवार के तमाम दस्तावेज तहस नहस हो गए, और सब कुछ लगभग खत्म होने के बाद उनका परिवार अन्य लोगों के साथ आगरा जा बसा। नेहरू के मुताबिक इस समय तक उनके पिता का जन्म नहीं हुआ था। आगरा में ही 6 मई 1861 को उनके पिता मोतीलाल नेहरू का जन्म हुआ। उनके 2 बड़े भाई भी थे जो परिवार का पालन कर रहे थे। बंशीधर नेहरू, जिन्हें जवाहर बड़े चाचा कहते थे, वो ब्रिटिश सरकार के न्याय विभाग में नौकर थे, और दूसरे चाचा नंदलाल नेहरू राजपूताना की एक रियासत के दीवान बन गए। नंदलाल नेहरू ने कानून की पढ़ाई करने के बाद आगरा में वकालत शुरू की, और उन्हीं के साथ जवाहरलाल नेहरू के पिता काम करने लगे। नेहरू के छोटे चाचा नंदलाल हाई कोर्ट जाया करते थे, और जब हाई कोर्ट इलाहाबाद चला गया तो उनका परिवार भी इलाहाबाद जा बसा, और यहीं जवाहरलाल नेहरू का जन्म भी हुआ। जिस समय मोतीलाल नेहरू कानपुर और इलाहाबाद के कॉलेज में शिक्षा ग्रहण कर रहे थे, तब तक उनके भाई इलाहाबाद के नामी वकीलों में पहचाने जाने लगे थे। कॉलेज से गोल्ड मेडल हासिल करने के बाद मोतीलाल नेहरू भी कानपुर की जिला अदालतों में वकालत करने लगे थे। 3 साल कानपुर में वकालत करने के बाद मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद आ गए और हाई कोर्ट में वकालत शुरू की। इसी दरमियान उनके बड़े भाई नंदलाल नेहरू की मौत हो गई, जिसके बाद उनके सभी केस मोतीलाल नेहरू को मिल गए। अपनी तेज तर्रार तकरीरों से मोतीलाल नेहरू की गिनती भी
इलाहाबाद हाई कोर्ट के नामी वकीलों में होने लगी थी। बता दें कि जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1889 को इलाहाबाद में ही हुआ था। तो अगर हम तथ्यों को देखें तो पंडित नेहरू किसी भी परिस्थिति में मुस्लिम नहीं थे। वो एक कश्मीरी पंडित परिवार से थे और उनका जीवन देश की एकता और धर्मनिरपेक्षता का प्रतीक था। उनकी सोच और दृष्टिकोण आज भी हमें सिखाते हैं कि धर्म से ऊपर उठकर हमें मानवता और समाज की भलाई के लिए काम करना चाहिए। तो आजकल जो भी खबरें भारत के पहले प्रधानमंत्री के नाम और इतिहास को लेकर फैलाई जा रही हैं, वो सच ना होकर महज व्यक्तिगत या निजी हित को साधने का प्रयास मात्र है। ऐसी अफवाहें अक्सर तब उड़ी जब पंडित नेहरू ने भारतीय मुसलमानों के अधिकारों के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए और विभाजन के समय उनकी भूमिका को लेकर कई तरह की चर्चाएं हुई। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि उनका धर्म बदल गया था। वो हमेशा से एक भारतीय नागरिक रहे जो धर्म के ऊपर उठकर सभी के कल्याण के लिए काम कर रहे थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि पंडित नेहरू की विचारधारा और उनके जीवन के बारे में सच्चाई ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। मिलता हूँ किसी नए वीडियो में। धन्यवाद।